आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। ईरान इजराइल सीजफायर पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा ट्रंप पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी। शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत का तंज, कहा ईरान से सबक ले हमारे प्रधानमंत्री। पटला हाउस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 10 जुलाई तक डीडीए कोई एक्शन नहीं लेगा। सुरेंद्र राजपूत बोले कि अमेरिका बेस पर ईरान के हमलों से डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए हैं। यूपी के इटावा में कथावाचक पर फेंका था महिला का यूरिन, अब मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला। सीज फायर की घोषणा के बाद खामनेई ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा ईरान धमकियों से नहीं डरता। अब समाचार विस्तार से। ईरान और इजराइल में जारी भारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि 6 घंटे के भीतर दोनों देशों में सीज फायर हो जाएगा। इस बीच ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी और कहा कि आगे हमले नहीं होंगे तो हम सीज फायर को लागू करते हैं। इसको लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं ईरान की लीडरशिप को सलाम करती हूँ। जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। जो ईरान ने शर्त रखी थी कि हम इस सीज फायर को तब मानेंगे अगर वहाँ ईरान के टाइम के 4 बजे तक इजराइल जो अपने सारे जो है उसके बाद कोई हमला नहीं करेगा, और इजराइल ने उसको फॉलो किया, जिससे पता चलता है कि दोनों अमेरिका और इजराइल चाहते थे ये सीज फायर होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी कि आखिरकार, अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के कहने पे, उनकी खातिर इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया, और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े 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 नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के अपनी टांग अटका के उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज्जत होती है, वो बड़ा माना जाता है। पर जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में एनआईए द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किए जाने पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई स्थानीय संलिप्तता नहीं थी। जिन लोगों ने गोलियां चलाईं और 26 लोगों की हत्या की, वे सभी बाहरी थे। बड़ी बात पहली यह है कि जनाब इसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो भी इसमें जिन्होंने बंदूकें चलाई, जिन्होंने 26 लोगों को मारा, वो सारे बाहर के थे। अब एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस के तहत 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने वहां इन लोगों की मदद की, और शायद एनआईए ने यह भी कहा कि इन लोगों से जबरदस्ती मदद ली गई। इन्होंने खाना वगैरह दिया लेकिन इनके साथ जबरदस्ती हुई। अब इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, उसके बाद जो चार्जशीट वगैरह होने हैं वो एनआईए की तरफ से पेश होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया ने हाल ही में ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर
ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि मराठी पहली भाषा है। लोग अंग्रेजी के पीछे भागते हैं क्योंकि वे गुलाम हैं, इसीलिए दूसरी भाषा है। मैं बार बार दोहराता हूं कि तीसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए। संसद में एक समिति है जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में जाती है और केंद्र सरकार के सभी काम में हिंदी में होते हैं। कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। जब सरकार ने जीआर निकाल दिया कि 3 लैंग्वेज लाजिम है, तो पहले मराठी होगी, मराठी यहाँ की भाषा है, फिर इंग्लिश हो गई। इंग्लिश आज हमारे लोग तो गुलाम है ना, अंग्रेजी के पीछे भागते जा रहे हैं, चलो अंग्रेजी होगी। अब तीसरी भाषा कौन सी हो सकती है? मैं बार बार कह रहा हूं एक बार कि तीसरी भाषा देश में और कौन सी है? क्या गुजराती लाएंगे यहाँ पे? तीसरी भाषा हिंदी है। और मैंने एक बार नहीं 50 बार कहा हूं कि पार्लियामेंट में कमेटी एक है जो हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए पूरे देश में जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम हिंदी में हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं सिर्फ राजनीति का जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, मराठी तो है ना, कौन नहीं कह रहा मराठी तो चल ही रही है। ऐसा है कि हिंदी तो पूरे देश में कंपलसरी है ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कामकाज हिंदी में करने के लिए कमेटी बनी हुई है, कमेटी पूरे देश में जाती है और हिंदी को आगे बढ़ाती है। 100% करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। एक लैंग्वेज होना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग बोल सकें। मैं चला जाऊं अभी आसाम में, तो मुझे आसामी आती नहीं, तो मैं क्या आसामी सीखूं बैठ के वहां पर? एक लैंग्वेज होना चाहिए देश में जो पूरे देश में चले। शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत ने कहा कि ईरान हो, इजराइल हो या अमेरिका किसे घुटनों पर लाया है मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन किसी देश का स्वाभिमान, हिम्मत और जिगर क्या होता है ये जरूर ईरान ने दिखा दिया है। ईरान भारत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ देश है। ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहा है। ईरान से हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ सीखना चाहिए। ईरान ने, इजराइल हो, अमेरिका हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसको घुटने पे लाया है, लेकिन एक देश का और राष्ट्र का अभिमान और स्वाभिमान और हिम्मत क्या होती है, जिगर क्या होती है, ये जरूर ईरान ने दिखाया है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा भारत देश से इमोशनली जुड़ा हुआ राष्ट्र है। चाहे यूनो हो, चाहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ, जब भी हिंदुस्तान संकट में आया तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे कश्मीर का इश्यू हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान हमारे साथ रहा है। तो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है उससे कुछ हमको सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन अमेरिका को नहीं डरा, ट्रंप को नहीं डरा, इजराइल को नहीं डरा, यूरोपियन राष्ट्र को नहीं डरा, किसी को नहीं डरा और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा, लड़ेगा और जीतेगा। यह आज का उनकी स्थिति है। तो ऐसे देशों के साथ हम भी इमोशनली, हमारा देश भी हमेशा जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने नक्सल प्रभावित इलाके में आईईडी विस्फोट में शहीद हुए एएसपी आकाश राव के परिजनों से मुलाकात की। सचिन पायलट ने कहा कि मैं स्वर्गीय आकाश जी के घर गया था और उन्होंने जो शहादत दी है, नक्सली इलाके में उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ वो बहुत ही दुखदायी था। उनके परिजनों से मिलकर मैंने संवेदना प्रकट की है। मैं स्वर्गीय आकाश जी के घर गया था और
वो उन्होंने जो शहादत दी है नक्सली इलाके में, उन पर जो आक्रमण हुआ बड़ा दुखदायी था। उनके परिजनों को मिलकर मैंने संवेदना प्रकट करी है और हर संभव सहायता हम लोग करेंगे। सरकार भी उनकी मदद कर रही है, लेकिन उन्होंने बहुत वीरता का परिचय दिया है और उनकी जो कुर्बानी है वो हम हमेशा याद रखेंगे। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं उनके परिवार को, 2 छोटे बच्चे हैं उनके, और बहुत कम उम्र में उन्होंने इस देश में अपना नाम हमेशा के लिए आज लिखित करा दिया है। सर, आपने कहा कि हैंडफुल लोगों को रिसोर्सेज दे दी जा रही है, जंगल जमीन, कॉर्पोरेट के अगेंस्ट नहीं है। पूरे देश में आप जानते हैं कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने अर्थव्यवस्था को ओपन किया 91 में। तो निवेश हो, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा हम लोग देना चाहते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो, पारदर्शिता हो, लोगों को लगना चाहिए कि हम सबको बराबर का मौका मिल रहा है। लेकिन लोगों को फेवर करना और चंद लोगों के हाथ में तमाम देश की संपत्ति को दे देना, मैं समझता हूं वो गलत है। और प्रक्रियाओं को साइड रखकर टारगेट हासिल करना, ये कई राज्य सरकारें कर रही हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है, उसके विरोध में हम लोग हैं। सर, चाहे स्टेट हो या अक्रॉस द कंट्री सिचुएशन डिटेरिएट हो रही है, आप ऐसा कह रहे हैं, और कांग्रेस एक बड़ा ऑप्शन बन के, कांग्रेस विकल्प है देश में भी प्रदेश में भी। छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में सरकार ने दिखा दिया कि सिर्फ घोषणा, अखबार, इश्तिहार, भाषण, धरातल पर लूटपाट, अगजनी, दलित, गरीब, आदिवासी नौजवान परेशान है। आज किसान दर दर भटक रहा है। छत्तीसगढ़ में डीएपी उपलब्ध नहीं है, तो बुआई में लोगों को दिक्कत आ रही है। जो फसल खरीद होती है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो सरकार ना तो किसान का ध्यान रख पा रही है, अपने वादों से मुकर रही है और जनता जवाब मांग रही है। कांग्रेस पब्लिक की डिमांड्स के साथ है और 7 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वेणुगोपाल जी यहाँ पे रायपुर आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग किसान जवान संविधान नाम की एक आम सभा कर रहे हैं। सब लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा और सरकार को पता पड़ेगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। पटला हाउस में डीडीए के डिमोलिशन नोटिस के खिलाफ 7 लोगों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही बुलडोजर के एक्शन पर अगले फैसले तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। 10 जुलाई तक डीडीए कोई एक्शन नहीं लेगा, होपफुली। 10 जुलाई के बाद क्या होगा, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अब तक जितने पिटिशनर 40-45 पिटिशनर हाई कोर्ट से स्टे ग्रांटेड हुआ है जिनको 10 जुलाई तक के लिए, क्या वो उस रिपोर्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आज जो पिटिशन लिस्ट हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो एक पिटिशन लिस्ट थी और एक पिटिशन के माध्यम से उसमें 7 पिटिशनर थे। 7 पिटिशनर का ये कहना था कि 6 पिटिशनर तो 279 के अंदर आते हैं और एक पिटिशनर 285 में आता है, खसरा नंबर। कोर्ट ने ये सबमिशंस रिकॉर्ड करते हुए सबको स्टे दिया है 10 जुलाई तक का, और इन सब पिटिशनर्स को नोटिस नहीं मिला था। बट इनको सर्वेयर जो सब्सिक्वेंट सर्वेज हो रहे हैं बटला हाउस एरिया में, उसमें बताया गया था कि इनका प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जैसे 5%, 10%, 20% डिमोलिश किया जाएगा। इस वजह से ये पिटिशनर्स दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जबकि इनको नोटिस तक भी नहीं मिले थे। फिर भी इनको हाई कोर्ट में आना पड़ा रिलीफ के लिए। सर, अब 10 जुलाई को क्या होना है और डीडीओ को क्या निर्देश दिए गए हैं कि 10 जुलाई तक कौन से कागजात उन्हें जमा करने होंगे दिल्ली हाई कोर्ट? 10 जुलाई को सबसे पहले डीडीए, जो इशरत जहां की पिटिशन में मैटर में सबमिशंस रिकॉर्ड हुई थी, कि डीडीए नंबर 1 एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करेगा, प्रपोज्ड एक्शन प्लान, एंड सेकेंड विल बी द डिमार्केशन रिपोर्ट कोए टू ऑल द एरिया। सो पूरे एरिया 279 या 279 से बाहर जिन जिन को डीडीए डिमोलिश करना चाहता है, उनकी रिपोर्ट फाइल करेगा, डिमार्केशन रिपोर्ट और प्रपोज्ड एक्शन प्लान। उस रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा जाएगा कि अब तक जितने पिटिशनर 40-45 पिटिशनर हाई कोर्ट से स्टे ग्रांटेड हुआ है जिनको 10 जुलाई तक के लिए, क्या वो उस रिपोर्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उनका केस अब इस रिपोर्ट से देखा जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अब करीब ये तय हो गया है कि हाईकोर्ट की दखल के बाद अब वहां कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, जो भी नोटिस टिल 10 जुलाई 10 जुलाई तक डीडीए कोई एक्शन नहीं लेगा, होपफुली। 10 जुलाई के बाद क्या होगा, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ये देखने वाली बात होगी कि ट्रंप ने किस तरह की घोषणा की है। इजराइल का क्या रुख होगा और ईरान का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। जिस तरह से ईरान ने कल अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और तबाही मचाई है, क्या उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं? ये तो अभी देखना पड़ेगा कि ट्रंप ने किस तरीके से घोषणा की है, इजराइल का क्या रुख है उस पे, और ईरान का क्या रुख है। जिस तरीके से ईरान ने कल अमेरिकी एयरबेस को
निशाना बनाया और वहां तबाही मचाई है, क्या उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप को बताना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज सुबह अभी 15 सेकंड पहले तक ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, उससे स्पष्ट है कि वो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट से युद्ध विराम नहीं करने वाला है। अगर खामनेई युद्ध विराम करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे, ऐसा लगता है, वरना तो यहां लोग एक ट्वीट पे आने पर युद्ध विराम कर देते हैं। देखिए, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं है मानवता के लिए, शांति आवश्यक है, लेकिन शांति समर्पण की शर्तों पर नहीं होनी चाहिए, शांति शक्ति की शर्तों पर होनी चाहिए। शांति अगर होती है, इजराइल और ईरान आपस में मानते हैं, तो ये एक बेहतरीन कदम है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इजराइल को और अमेरिका को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने ईरान के अंदर आकर के मानवता की हत्या क्यों की। यूपी के इटावा जिले में पिछड़े वर्ग के संबंध रखने वाले कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव द्वारा देर रात आयोग में दर्ज कराया गया है। याद हो कि यूपी के इटावा जिले के एक गांव से इंसानियत शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कथावाचक और उनके सहयोगियों को सिर्फ इसीलिए अपमानित किया गया क्योंकि वे पिछड़े वर्ग से थे। देखिए, इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का राज है। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। क्या आपको नहीं लगता है ऐसे मुद्दों से लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाता है सरकार पर, आप लोगों पर उंगली उठाने का? नहीं, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आज के 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने इसी दुर्व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने शांति का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश दिया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने उस आंदोलन को, उस कुरीति को दूर करने के लिए व्यवस्था, जब पाबंदी लगी शूद्रो शिक्षाम न धियताम वर्ण व्यवस्था में, तब आंदोलन किया कि नहीं, बगैर शिक्षा के सुधार नहीं हो सकता है। तो उन्होंने आंदोलन किया। सावित्रीबाई फूले की देन है कि आज महिलाओं को आरक्षण हर क्षेत्रों में, नौकरियों में, राजनीति में, हर क्षेत्र में वो जा रही हैं। और महात्मा ज्योतिबा फूले की देन है कि आज शिक्षा का दरवाजा सबके लिए खुला। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने आंदोलन किया, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया, तमाम हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस आंदोलन को पूरे संविधान में पिरो दिया, एक रूपता ला दिया और संविधान के पहले पन्ने पर लिख दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने ईरान इजराइल संघर्ष पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शांति ही एकमात्र रास्ता है जिससे सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने फिलिस्तीन में जारी बमबारी को भी तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शांति समझौते में सभी पक्षों के मुद्दों को शामिल कर क्षेत्र में स्थायी शांति लाई जानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है और देश हित में कदम उठाएगी। केवल ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में ही युद्ध विराम नहीं, फिलिस्तीन में भी जिस तरह से लगातार बमबाजी हो रही थी वो भी निश्चित रूप से रुकना चाहिए। और जब वहां शांति की बात हो रही है तो शांति समझौते में इन सब मुद्दों को शामिल करके उस क्षेत्र में शांति हो, ये गांधी जी का भी देश चाहता है और समाजवादी पार्टी भी यही चाहती। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि देश की सरकार वो निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए होगी और देश की सरकार इस पे अपना रुख भी रखेगी और जो देश हित में बेहतर होगा उस पे आगे इस पे कदम उठाएगी। इस पे समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करनी। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है ये कोई पहली घटना नहीं है कि जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के जैसे लोगों ने किया हो। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले जाते हैं तो उस मंदिर को धुलवाने का काम भाजपा करती है। आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव के नामांकन भरने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर लालू जी ने आरजेडी का 13वीं कर दिया है।
परिवारवादी पार्टी ने फिर से लालू यादव को अध्यक्ष बनाकर साबित कर दिया है कि परिवार के बाहर आरजेडी जा ही नहीं सकती है। 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर लालू जी ने आरजेडी का 13वीं कर दिया है। 13वीं मतलब समझ रहे हैं ना। तो परिवारवादी पार्टी ने फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को बनाकर साबित कर दिया है कि परिवार के बाहर आरजेडी जा ही नहीं सकती है और वह परिवारवादी पार्टी भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई गई है, परिवार के लिए ही बनाई गई है। लोकतंत्र में परिवारवाद राजतंत्र की निशानी होती है, तो वहाँ राजतंत्र है, परिवार तंत्र है, जो लोकतंत्र का मजाक है। अब आरजेडी के लोग भी कहने लगे हैं कि यह वंशवाद ठीक नहीं है। लोग तो पहले ही से जान रहे, इसलिए बिहार की राजनीति से आरजेडी को इनकार कर चुका है। तो इनकार कर चुके लोग उनको सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। पर राजद के नेता लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिक डिमांड है, इसीलिए इनको बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, नामांकन भरे हैं, लोग चाहते हैं। पब्लिक को लोकतंत्र में विश्वास है। भारत की व्यवस्था लोकतांत्रिक है। संविधान ने भी लोकतंत्र की भावना दी है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। उसी तरह सबसे बड़ा दुनिया का परिवार तंत्र राहुल जी का परिवार और तेजस्वी जी का परिवार, जो परिवार तंत्र में ही जीना सीखा है और आगे भी किसी न किसी का नाम तय होगा जो उस परिवार से बाहर नहीं जाएगा। तो लोकतंत्र के जो सच्चे पुजारी हैं वह आरजेडी में रह ही नहीं सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इजराइल ईरान युद्ध विराम के दावे पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि विरोधाभासी खबरें चल रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हताश दिख रहे हैं। उन्हें देखना चाहिए कि उनके पास नैतिकता है या नहीं। पहले उन्हें इसे बहाल करना चाहिए। पहले युद्ध शुरू करें और फिर युद्ध विराम की घोषणा करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो वैश्विक उथल पुथल चल रही है उसमें अमेरिका को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। कॉन्ट्रडिक्टरी खबरें आ रही हैं। पता नहीं किस प्लैनेट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हैं। मतलब ही अपीयर्स टू बी ए डेस्परेट बीइंग। पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका मॉरल कंपास है भी या नहीं, या मिसिंग है। पहले तो उसको रिस्टोर करें, ये बेहद आवश्यक है। और युद्ध को जन्म दें और बाद में युद्ध विराम की घोषणा करें। और जैसा हमारे पड़ोसी मुल्क ने उनको नामित किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो जाहिर तौर पर मैं समझ रहा हूं कि वो अभी दुनिया में कुछ लोग जिनसे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो विश्व शांति के अग्रदूत किम जोंग को मान लीजिए, नेतन्याहू को मान लीजिए, और उसी श्रृंखला में ये है। मैं बार बार कहता हूं कि वैश्विक उथल पुथल जो अभी चल रहा है, इसमें अमेरिका को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। अन्यथा उनके विरुद्ध उनके खुद के देश में मैं समझता हूं कि जो वैचारिक एक ध्रुवीकरण हो रहा है, जो एक जमावड़ा हो रहा है, उनके लिए मुश्किल होगा। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध समाप्त होने की घोषणा के बाद इस्लामिक देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान एक ऐसा देश नहीं है जो आत्मसमर्पण कर दे। इसके बाद ईरान ने फिर इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। इससे पहले ईरानी नेता ने कहा था कि उन्होंने किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन तेहरान किसी भी परिस्थिति में उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करेगा और उत्पीड़न के आगे झुकेंगे नहीं। वहीं इजराइल सरकार ने पुष्टि की है कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए इजराइल ईरान युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर ईरान इस युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो इजराइल जोरदार जवाब देगा। बयान में ये भी कहा गया है कि ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक खतरे को समाप्त करने का इजराइल का अपना मुख्य उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी विस्तृत बयान में बताया गया है कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।
जिससे उसे अब युद्ध विराम पर सहमति देने का अधिकार मिल गया है। इजरायली रक्षा बलों ने तेहरान के हवाई क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है और ईरानी सैन्य नेतृत्व सरकार के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। बयान में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में तेहरान के केंद्र में कई सरकारी ठिकानों पर हमले हुए, जिनमें ईरानी अर्धसैनिक संगठन बसीज के सैकड़ों सदस्य मारे गए हैं और एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी मारा गया है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।